पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को का सम्मिलित रूप ही संविधान होता है। ठीक है ना? बुनियादी नियम बताने का काम करता है हमें संविधान। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीके निर्धारण करता है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार का भी निर्धारण करेगा, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का भी। इसमें हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हम देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें देखेंगे हम लोग। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान से होती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला साहब की है ना, गांधीवादी नेता हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, इनका एक भाषण है, उसका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। ये उस समय की बात है जब अफ्रीका में चंद गोरे लोग रहते थे और उन्हीं की सरकार होती थी। बहुसंख्यक बहुसंख्यक बोल सकते हैं कि जो गोरे नहीं थे, है ना, काले लोग थे, उन पर किसकी सरकार चलती थी, किसका हुकूमत चलता था? अल्पसंख्यक गोरों का। उस दौर में वहां पे जो काले लोग थे, जो उन सबको किसी भी प्रकार का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। उन्हीं सब बातों को लेकर एक मुहिम स्टार्ट हुई जिसको नेतृत्व प्रदान किया था इन्होंने। तो लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना, इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये इनके एक लेक्चर का एक अंश है। नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। इन पे देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को। 64 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। इनको याद रखना। हथियारों जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाए, नहीं सॉरी, सजा दी गई थी। अगले 28 साल तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप, आपको याद रखना चाहिए कि रोबेन द्वीप कहाँ है। ठीक है, कभी ये फेमस हुआ करता था। तो किस लिए फेमस हुआ करता था? अपने खूंखार जेल होने के नाते फेमस था। ठीक है, जहां पर इनको रखा गया था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। आप इसकी परिभाषा भी याद कर रख सकते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे उन्होंने भारत को बनाया था। व्यापारी बन के आए थे, शासक बन के रह गए। ठीक है, शासक बनकर बैठ गए थे, संसाधनों पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। धीरे धीरे आंतरिक और बाह्य मामले से लेकर व्यापार, राजस्व, सब कुछ पर इनका कब्जा हो गया। कुछ देशों में अपनी सरकार भी चलाते हैं रहे। ठीक है, पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। भारत में इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए थे, लेकिन वहां पे
बस गए थे। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को उनकी चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा तीन चौथाई। उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है, और भारत से गए लोग भी थे। वहाँ तीन जातियां हैं। कौन कौन सी हैं? श्वेत, अश्वेत, रंगीन, जो दोनों के मिक्स में नजर आएंगे। बात समझे? गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब कुछ छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। गोरों के पास ही सब कुछ था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरलताल, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग इंतजाम थे। इसे पृथककरण या अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनकी गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने, इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब उनके पास यहाँ तक कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसका भी विरोध करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। 1950 से ही विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले सब एकजुट हुए। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है। और ये चीज हमको याद रखना है। इनमें कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ है और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। यहाँ पर हमको एक चीज याद रखना होगा हो स्टेटमेंट के रूप में कि अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुए रंग भेद के खिलाफ या रंग भेद आंदोलन में अश्वेतों के साथ साथ श्वेतों ने भी सहयोग दिया था। तो श्वेतों ने भी सहयोग दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम ये बात पढ़ भी रहे हैं। कुछ संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में, तो ये हमको याद रखना भाई उसमें, तो ये याद रखना है। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। एक नए संविधान की ओर बढ़ते हैं। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनैतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गईं। ठीक है। 28 साल तक जेल में कैद रहने रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। 28 साल में छूटे थे। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता भी खुल गया। यह सब कैसे हुआ? इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जानते हैं। उन्होंने एक दिया था भाषण। यहाँ पे देखिए कुछ है ये। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस, जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। अंग्रेजी भी वहाँ बोली जाती है, अफ्रीकांस और जुलू भाषा भी बोली जाती है।
क्या लिखा? डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। अच्छा, ये स्वतंत्रता से पहले का था, ठीक है। ऐसा ही लोग बोर्ड भी लगा देता था, बताओ। चलिए, सर जब हम अफ्रीका पढ़ रहे थे तो उसी में उन्होंने कहा है, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो रंग समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था। वो इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें। इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं, गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया जाए। मतलब गोरों की जब सरकार हुआ करती थी, जो भी प्रताड़ना झेली गई थी अश्वेतों के द्वारा या रंगीन चमड़ी वाले लोगों के द्वारा, जो कुछ भी यातनाएं झेली गई थी, उन सब को भुलाकर उन सब ने गोरों के साथ भी एक समान व्यवहार रखते हुए संविधान निर्माण की दिशा में एक कदम बढ़ाया और देश को एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये समझ में आई कि जब संविधान होता है ना, संविधान जो बुनियादी नियम तैयार करता है, वो बुनियादी नियम, उन्हीं बुनियादी नियमों के आधार पर देश की शासन व्यवस्था तो चलाई ही जाती है, साथ ही साथ वहां पर जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनमें भी कहीं ना कहीं एकजुटता देखने को मिलती है। बस समझे, संविधान यही काम करता है। ठीक है। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था, दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। चलो, 2 वर्षों की चर्चा बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी पहले, जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। ऐसा भी भाई, 94 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। 94 में इसका संविधान बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेल्सन मंडेला को कब जेल में भेजा गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे ख्याल से पेपर में आया हुआ भी है कि ऐसे दे दिया जाता है इनको जेल की सजा इस साल हुई थी, उस साल का नाम दे दिया जाएगा। 1965 है ना। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 94 तक जिस देश की दुनिया भर में आलोचना हो रही थी, निंदा हो रही थी, वो अब प्रशंसा का पात्र बन गया है संविधान के निर्माण को लेकर। ठीक है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ था। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझ लेते हैं। उन्होंने फिर से उनका एक भाषण यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। ठीक है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी
के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनका जो भाषण है इसमें इतना बताया गया कि ये जो संविधान बना है ये किसी एक व्यक्ति के विचार का परिणाम नहीं, इसमें सबका सहयोग रहा है, सबकी भागीदारी रही है। महिला पुरुष, काले गोरे, रंगीन चमड़ी वाले, तो सबका संविधान है और एक समझौते के रूप में ही सही। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो इतिहास की बात कर रहा है, दूसरे कर रहा है भविष्य की बात। इतिहास की बात इस तरीके से हो रही है कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई थी उनको फिर से नहीं दोहराया जाएगा। और भविष्य में ये भी कहा गया कि ये सबके साथ एक समान व्यवहार रहेगा, एक साझा घोषणा पत्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती हमें? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्यों पड़ती संविधान की जरूरत भाई? संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। भरोसा दिलवाता है ये। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता नहीं होगा। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुई। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट मान गए। सबके लिए एक व्यक्ति एक वोट, गोरे हैं या काले हैं या फिर रंगीन चमड़ी वाले हैं, श्वेत अश्वेत चाहे जो भी हो, सबके लिए है कि एक वोट उनका एक मत मूल्य होगा, है ना? एक मत एक मूल्य हो जाएगा। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए, सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात हो गई। ये समझौता आसान नहीं था, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने की पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वो एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा, कि संविधान है। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बात तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए। भाई एक लिखा पढ़ी हो जाए, हम भी साइन करेंगे, आप भी साइन करेंगे। कम से कम भविष्य में कुछ ऐसी बातें अगर होती हैं तो वो उसके बेस पर हम इतना तो कर सकते हैं कि देखिए ऐसा आपने किया था, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता भी रहे। ठीक है, भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी हुए, इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे, कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, अलग अलग समूहों के लोग रहते थे सभी देशों में। हमारे यहाँ भारत में भी कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की मान्यताओं वाले, कई प्रकार की बोली बोलने वाले लोग, कई प्रकार के क्षेत्रवाद वाले लोग। क्षेत्रवाद मतलब कि जैसे देखें, कोई पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र से, कोई पठारी क्षेत्र से, कोई मैदानी क्षेत्र से, कोई तटीय क्षेत्र से, कोई द्वीपीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सब।
फिर भी सब लोग क्या हैं, भारतीय हैं, रहते हैं ना यहाँ पे ऐसे। दुनिया भर में लोगों के बीच विचार और हितों में फर्क भी है। एक परिवार की ही का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक परिवार में मान लीजिए पांच पांच सदस्य हैं, तो सबके अपने अपने विचार होंगे, अलग अलग विचार होंगे। वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचार हित में फर्क है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या फिर ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहना है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत पड़ती है। मतलब बुनियादी नियम के लिए लोकतंत्र का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे यही कहने का मतलब हुआ, है ना। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। आपके इलाके का कोई क्लब हो, सहकारी संगठन, फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत पड़ती है। हमने यहाँ पे देखिए परिभाषा भी है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तो तय होते ही हैं, उसके अलावा लोग और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। काम करता है, कौन कौन से काम करता है भाई। पहला ये कि ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा क्या है, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार के गठन के बारे में बात करता है। साथ ही साथ किसे फैसला लेने का अधिकार होगा, ये भी बताता है। तीसरा क्या काम है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं। यहां पर कहने का मतलब है सरकार को सिर्फ कानून चलाने के लिए ही नहीं बैठाता है, वो सीमाएं तय भी करता है कि भाई किस हद तक कानून बना सकते, किस हद तक कैसे कैसे शासन चलाना है। ऐसा नहीं है कि सरकार बन गई तो मनमाने ढंग से काम करेगी। कानून कोई भी बनाएगी, नागरिकों के हित में होनी चाहिए, नहीं तो संविधान उसकी आज्ञा तो देता नहीं है ना। संविधान बहुत सारी चीजें। चौथा एक काम और है कि एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। कौन चाहता है आजकल मारपीट होती रहे, कोई चाहता है ऐसे। जिन देशों में संविधान और सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों जरूरी नहीं है। हमने ये बात कई बार बताई है और ये एग्जाम में भी आया हुआ है, स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी में ही पूछा गया है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। मतलब कहने का है कि संविधान का होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूचक नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना संविधान के होने का सूचक जरूर है। बात समझे, समझ में आया। जी सर। जहां पर संविधान है वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी कि नहीं होगी गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर संविधान का होना जरूरी है। ठीक है ना। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके इनके ये थोड़ा सा हमको पढ़ के रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, है ना? भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ये बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी कि भैया वो भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने सुझाव दे दिया था। देसी रियासतों को खुली छूट दे दी थी कि जो मन को आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इन रियासतों का विलय मुश्किल अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चयन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। यहाँ पर पटेल साहब के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा गया है। इनका जन्म गुजरात में हुआ है। अंतरिम सरकार में ये प्रश्न देखिए पूछा जाता है कई बार। तो अंतरिम सरकार में क्या थी? ये गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे भाई। ठीक है। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी रहे हैं। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई और बाद में इनको उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है ना? उप प्रधानमंत्री के पद का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए। और एक दूसरी ये है सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी थी। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में भाई। कवयित्री, लेखिका, कवयित्री भी हैं। देखो कवयित्री कैसे लिखा जाता है। लेखिका भी रही हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता भी रही हैं, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता भी रही हैं। इनको कांग्रेस में क्या, कांग्रेस, कोकिला। ये भी याद रखना। संविधान निर्माण का रास्ता देखेंगे। सारी मुश्किलों के बावजूद संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। क्योंकि भारत कैसा था भाई? भारत ब्रिटिश उपनिवेश का एक क्षेत्र हुआ करता था ना। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हम सब जब लोकतंत्र, सॉरी, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे, उसी समय हमारे हमारे बीच में आपसी सहमतियां कई सारे बुनियादी नियमों पर बन चुकी थी। ठीक है। अधिकारों को लेकर आप देखेंगे 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट आता है उसमें मूलाधिकारों की बात की गई है ना। उसमें मूलाधिकारों की बात की गई, कहीं कहीं स्वराज पार्टी की बात की गई, फिर तिरंगा झंडा की बात की गई, सरकार चलाने की बात की गई। धीरे धीरे इन सब चीजों पे हम सब की आम सहमति लगभग लगभग बन चुकी थी। देश आजाद होता, मतलब देरी थी कि देश आजाद हो जाए, उसके बाद तो हम संविधान का निर्माण कर ही लेंगे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। ये न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, बल्कि अपने समाज और राजनीति को बदलने तथा नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। मतलब ये हम विदेशी सत्ता से ही नहीं लड़ रहे थे, हमारे आपसी तो कुछ कमियां थी, उनसे भी तो लड़ रहे थे हम, है ना। सर, इसको इस हमारे लाइन को हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी है। 28 में ही मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। नेहरू रिपोर्ट बनाने में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, मोतीलाल नेहरू भी थे उसमें, उनके साथ साथ कांग्रेस के अन्य 8 सदस्य भी थे।
1928 में। मतलब 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई उसमें 9 लोगों का योगदान रहा है, 9 सदस्यों का योगदान रहा है। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो एक चीज ये भी याद रखना है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसमें आजाद भारत के संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव भी रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट में भी आपको सार्वभौम वयस्क मताधिकार मिलता है, स्वतंत्रता समानता का अधिकार भी मिलता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी कही गई थी। किसमें कही गई थी? मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में। ठीक है। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। ठीक है। औपनिवेशिक शासन सर की हाँ, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। जो उन्होंने संस्थाओं के निर्माण किए है ना, कई सारे मतलब उन्होंने संगठन बनाए भी। आप देखेंगे एग्जाम का आयोजन भी किया और सिविल सर्विसेज एग्जाम का आयोजन उन्होंने ही कराया था। उससे हमको भी पता चला अच्छा ऐसा भी कोई एग्जाम होता होगा, ये भी एक बात आ गई सामने, है ना। फिर कैसे काम किया जाए, ब्यूरोक्रेट्स हमको वहीं से पता चला है। ठीक ना। तो धीरे धीरे इसका उन्होंने मतलब सर निर्माण में उनका भी अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। वोट का अधिकार देखो यहीं से आ गया। फिर इसके आधार पर अंग्रेज जिस भी विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 37 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। कब कराए गए? 37 के बाद। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। पर 1937 के बाद जो सरकार बनी थी वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, हमको ये भी बात याद रखनी चाहिए। इनमें बनी सरकारें लोकतांत्रिक नहीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी, साथ में चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार का कानून था। ठीक है। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चिंतन और बहसों ने काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। ये ध्यान रखना, जो कई हमने इस पे प्रश्न भी करवा रखा है। ठीक है। जी सर। हाँ, हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। भारत हर जगह से प्रभावित रहा। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, उत्तरी अमेरिका के अधिकारों की सूची, साथ ही साथ समाजवादी क्रांति रूस की, इन सब ने भारतीयों को प्रभावित किया था और वो इस सामाजिक आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था की कल्पना भी करने लगे। इन जब ठीक है, अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, सामाजिक आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना भी करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। याद रखना, दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे ये सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के उपयुक्त होंगी, क्योंकि भारत का जो समाज था वो थोड़ा अलग टाइप का था। भारत की स्थिति थोड़ी अलग थी। तो भारत के मामले में किसी भी दूसरे देश के कानून व्यवस्था को जस का तस शामिल करना बुद्धिमानी नहीं थी। इन लोगों ने दूसरे देशों के संविधान से थोड़ा बहुत देखा, पढ़ा, समझा, नोट किया और फिर उस पर थोड़ी सी विचार विमर्श हुए थोड़े बहुत, फिर उसके बाद उसको लाया गया, उसको भारतीय रूप फिर दिया गया है। ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप को भारत में लाकर उसको भारतीय स्वरूप में ढाला गया। ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप में ही पूरी तरह से नहीं रखा गया उसको।
ठीक है, याद रखना। हर कदम पर वो ये सवाल पूछते थे, क्या ये चीजें भारत की उपयुक्त हैं? इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। यहाँ पर देखिए 3 लोग का ये चित्र है, इसमें देख लें। एक है अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, है? यस। ठीक है। शिक्षाविद रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी रहे हैं, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे, याद रखना है ये बात। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। पहले शिक्षा मंत्री यही है, ठीक है ना। टी टी कृष्णमाचारी, इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में, प्रारूप कमेटी के सदस्य रहे हैं, उद्यमी और कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। टी टी कृष्णमाचारी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाया गया। इन्हें तो सब जानते सिर्फ होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल 1937 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें से। हाँ, ठीक है। उसमें तो वो लियाकत अली कोई थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनका जन्म हुआ था बिहार में, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, वकील भी रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार रहे हैं, 3 बार अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के, बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अब यहां से ना, सर तो 3 बार अध्यक्ष तो वो भी बने थे। चलिए ठीक है। संविधान सभा, पहली बात तो अगर देखा जाए तो संविधान सभा आंशिक रूप से कैसी थी? निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी, है ना। निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी, यही था। उसने जो सुझाव दिए थे कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के सुझाव क्या क्या रहे हैं? इसने सुझाव दिए थे कि संविधान सभा का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर होगा। मतलब जो संविधान सभा निर्वाचित हो, मतलब संविधान सभा जो थी वो निर्वाचित होनी थी, ठीक है ना। और निर्वाचन का आधार क्या तय किया गया था? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना है, ये बात तय हो गई। दूसरी बात यह तय हुई कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन सब के बीच में बांटा गया। फिर कहा गया कि प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से मतदान किए जाने थे। देशी रियासतों को छूट दे दी गई थी कि देशी रियासत जो है वो अपने प्रतिनिधियों को खुद से भेज सकती हैं, ठीक है। उनका चुनाव वो खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हालांकि फिर क्या होता है कि देशी रियासत जो थी वो संविधान सभा से खुद को अलग ही रखने का निर्णय ले लेती हैं, कुछ ऐसी रही। तो इस हिसाब से संविधान सभा का गठन होता है। जुलाई अगस्त 1946 में इसका चुनाव होता है। कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं और उसमें 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को, ठीक है। शुरुआत में जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो निर्धारित की गई थी 389 सदस्य संख्या निर्धारित हुई थी, और इसमें 296 ब्रिटिश भारत से थे
और बाकी जो 93 सदस्य थे ये कहाँ से थे? ये देशी रियासत से थे भाई। ठीक है, देशी रियासत से। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल ये आता है ना कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, लेकिन सबको ये पता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया गया था, है ना? अगर संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी तो कैसे थी, क्यों ऐसे कहते हैं? कुछ आइडिया किसी को? इसलिए वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि इस समय जो निर्वाचन हुआ था, मताधिकार की जो सीमा थी, जो लिमिटेशंस थे, वो 1935 के अधिनियम के अनुसार तय किए गए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार, 1935 के अधिनियम में क्या बात की गई थी, मताधिकार को कैसे सीमित किया गया था, तो आप उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। नाइनटीन 35 के अनुसार मताधिकार को सीमित किया गया था। कैसे? कर के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, संपत्ति के आधार पर है। संविधान सभा की बात करें, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसी को बोलते हैं संविधान सभा। भारतीय संविधान के लिए सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। ये अभी हमने बताया आपको, ये थोड़ा याद रखने की जरूरत है। पहली बैठक हुई है दिसंबर 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, है ना? पहले जी सर। अध्यक्ष रहे हैं। 207 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 9 दिसंबर का समय रहा है, उसी दिन पहली बैठक हुई थी। लेकिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, है ना? आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बराबर, कई बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे का मतलब, बात वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की है। ठीक है, याद रखना, पहले अध्यक्ष। अगर वहां पे पहले स्थायी, पहले अस्थायी, कुछ ऐसे पूछा जाएगा तब उसमें बात अलग हो जाएगी, लेकिन पहले अध्यक्ष की अगर बात होती तो वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, है ना? संविधान दिवस। यहाँ पे देखिए एक नाम है जयपाल सिंह। ये कौन थे भाई?
झारखंड के हैं, खिलाड़ी रहे हैं, शिक्षाविद भी थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, ध्यान रखना, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। ठीक है, जयपाल सिंह, याद रखना। एक है H.C. मुखर्जी, ये कौन है? बंगाल में इनका जन्म हुआ, संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य हैं, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बनाए गए थे। इनके बाद हैं जी दुर्गाबाई देशमुख, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, वकील हैं, महिला मुख्य कार्यकर्ता भी हैं, आंध्र महिला सभा की संस्थापक रही हैं ये, कांग्रेस की सक्रिय नेता रही, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, याद रखना भाई। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, ये अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। इसलिए हम इसकी बात पे सहमत भी रहते हैं, है ना, इसकी बातों को मानते भी हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूह, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह, राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं, यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, ये बात आपको याद रखनी भाई। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ है वो कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ? क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग किया गया है निर्वाचक मंडल के रूप में, है ना। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था इसमें। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी कई प्रकार के, कई विचारों के लोग रहते थे। ठीक है, तो वो सब उसमें शामिल थे। सभा में कई सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। ठीक है, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार किया। यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति की बात हो रही है। तो प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल थे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था?
कुछ आइडिया किसी को? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ है। ध्यान रखना, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। आप लिखना चाहें तो इसके लिख सकते हैं। इसके अन्य जो सदस्य थे, सदस्यों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, सदस्य कौन कौन है? सदस्य लिख लीजिए। एन गोपाला स्वामी आयंगर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है। अल्लादी, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर हैं। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर हैं भाई। डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये कांग्रेस सदस्य थे, याद रखना। इन पे कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। इनके अलावा मोहम्मद सादुल्ला भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, ठीक है। फिर एन माधवराव, एन माधवराव बाद में आए थे फिलहाल, ठीक है। किसकी जगह पर आए थे? बी एल मित्र की जगह पर आए थे। बी एल मित्र के त्याग पत्र देने के बाद, ठीक है। बी एल मित्र के त्याग पत्र देने के बाद एन माधवराव आए थे, ठीक है। एक और आए हैं, उनका नाम है टी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है। टी टी कृष्णमाचारी ये कब आए? तो ये उस समय आए जब डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी। डीपी खेतान की मृत्यु, ठीक है ना। एन माधवराव आए बी एल मित्र के त्यागपत्र देने के बाद, और टी टी कृष्णाचारी आए डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। इस समिति ने 1948 में 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया। अब इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो तो ये पूछा जाता है, संविधान सभा में वो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य हैं? ये तो 6 सदस्य हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया जाए तो 7 सदस्य हो जाएंगे, नहीं तो 6 हैं, ठीक है ना। ये बात भी याद रखनी है। चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया, संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव का भी जिक्र होना चाहिए ना। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? आपको पता होना चाहिए। जो संविधान सभा थी या जो संविधान का निर्माण हुआ, उसके लिए
कई सारी बड़ी बड़ी और छोटी समितियां बनाई गई थी। 8 बड़ी और करीब 20 छोटी समितियों का गठन हुआ था। उन्हीं समितियों के माध्यम से ही ये सारे काम सफल बना किए गए थे। ठीक है, इसमें हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे थे। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था इसको। ठीक है, और ये संविधानिक संरचना के ढांचे और उसके दर्शन की झलक से मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसा एक उन्होंने दस्तावेज पेश किया था। इसमें कुछ उनमें उन्होंने शर्तें रखी थी, कुछ बातें इन्होंने बताई थी। जैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में यह प्रावधान किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा होंगे। उक्त सभी क्षेत्रों का सीमा निर्धारण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये भी बात हुई। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार भारत की जनता द्वारा निर्धारित होगी, ये भी बोला गया। फिर न्याय, न्याय किसमें? न्याय इन्होंने बात की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर उन्होंने कहा स्वतंत्रता की बात की, सुरक्षा की भी बात की, अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण करने, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित करने की बात की थी इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया था। संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाए, ऐसे भी प्रावधान उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। ठीक है, इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। ये काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सपने और वायदे। ठीक है, ये एक दर्शन है इसका। यहां पे देखिए, पहले ये देख लेते हैं। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, मतलब महात्मा गांधी का नाम। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, किसमें कहा इन्होंने? यंग इंडिया में इन्होंने प्रकाशित किया था 1931 में। तो हमको ये हरियाणा में इनका जन्म हुआ, ये सफल उद्यमी किसका रहे हैं। तो हरियाणा में जन्म हुआ इनका, सफल उद्यमी रहे हैं। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता रहे हैं। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, अभी हम पढ़ रहे थे के एम मुंशी जिसका नाम था, है ना? ये कौन है?
इनका जन्म हुआ गुजरात में। वकील भी हैं, इतिहासकार भी हैं, भाषाविद भी हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, गांधीवादी भी हैं। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने और वैसे ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। ठीक है। एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है, अंतरिम सरकार में। ध्यान रखना भाई, उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे हैं। उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे हैं अंतरिम सरकार में। शिक्षाविद, वकील रहे हैं, हिंदू महासभा में सक्रिय रहे हैं ये। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। ठीक है। चलिए, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से थोड़े अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। उनका क्या भाषण था भाई? 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। ठीक है। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। ठीक है। ये अंबेडकर साहब का कथन है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इनके बारे में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महू में हुआ था, है ना, महू में हुआ था। और इसमें ध्यान रखना, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक रहे, जातिगत बंटवारे भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी भी रहे हैं। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बनाए गए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं ये। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हालांकि संविधान सभा ने संविधान तैयार कर दिया था। पंडित नेहरू के बारे में इसमें क्या दिया गया है देखना। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस नेता रहे, समाजवाद, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर रहे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसमें सोमनाथ लाहिड़ी हैं, इनका जन्म हुआ है बंगाल में। लेखक और संपादक रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं ये सोमनाथ लाहिड़ी, ये ध्यान रखना है। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अच्छा, इस कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है क्या? ये क्योंकि पेपर में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी, उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इसी के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश, अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना दी गई है, उसी से प्रेरणा ली गई थी। ठीक है इसकी। तो यहाँ पे देखें तो संयुक्त राज्य में क्या है, यूएसए वाले में संविधान में ये है, ये दक्षिण अफ्रीका वाले में ये प्रस्तावना दी गई है। ऐसे ही भारत के संविधान में भी दी गई है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भारत में भी दिया गया। और वो क्योंकि दर्शन से मिलता जुलता रूप है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, तो उसी में भी सब पता चलेगा। जैसे इसमें दर्शन की अगर हम बात करें, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन बातों पे बात होती कि जैसे कहते कि देश की प्रकृति के बारे में बताता है वो, है ना,
देश की प्रकृति के बारे में मतलब कि देश की प्रकृति कैसी है, समाजवादी प्रकृति है, धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति है ना, ऐसा संप्रभुता की प्रकृति है देश की, है ना, ये सारी चीजें। तो संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें, उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझेंगे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वो दर्शन शामिल जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। मतलब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए तो हम मोटा मोटा संविधान के उद्देश्यों को समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून फैसले के मूल्यांकन परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कौन कानून कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ये है पूरा हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है। मतलब क्या है, हम भारत के लोग से ही इसकी शुरुआत होती है। मतलब भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। ठीक है, इसमें हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि भाई ये भारत के संविधान का निर्माण हो या उनका अधिनियमन हो, वो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया है। ठीक है, दूसरी बात है समाजवादी। समाजवादी क्या है, जैसे आप देखिए ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, ध्यान रखना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब, यहाँ पे समाज में संपदा जो है सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम होंगी। ठीक है, समाजवादी के शब्द का क्या मतलब है, जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए ताकि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो सके। लोकतंत्रात्मक क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। समान राजनीतिक अधिकार लोगों को प्राप्त होने चाहिए। इसमें लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं, ध्यान रखना इसका। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ठीक है, ये लोकतंत्रात्मक है। मतलब लोकतंत्रात्मक का यहाँ एक मतलब ये भी है, जैसे हम पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़े थे कि लोकतंत्रात्मक में क्या था कि सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। न्याय क्या है, न्याय किसके साथ होगा, नागरिकों के साथ। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्याय कब होगा तो पूछा जा सकता है, न्याय कब होगा तो भाई वो जाति धर्म लिंग के आधार पर जब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा तब उनके साथ न्याय होगा। स्वतंत्रता की बात करें, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होनी चाहिए। गया है स्वतंत्रता किन किन मामलों में दी गई है। ठीक है, 5 प्रकार से, चाहो तो लिख लो, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, सॉरी
ठीक है ना। उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें शामिल है भाई। और न्याय कितने प्रकार से है? तो सामाजिक है, आर्थिक भी है, सॉरी, राजनीतिक भी है। 3 प्रकार के न्याय की भी बात की गई है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय की बात है। पेपर में आया हुआ है तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। बंधुता की बात करें, बंधुता क्या है भाई? एक ऐसा आचरण होना चाहिए कि सब परिवार के जैसे लगे। ऐसा नहीं है कि वो सब इसी में भिड़ रहेंगे, कि वो दूसरे को अपने से कम समझे, कोई है ना, दूसरे को नीचा दिखाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुता का मतलब है कि सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार रखें। किसी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है। समता क्या है? समता का मतलब है कानून के सामने सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। समता का मतलब क्या है? एक तो कानून के सामने आप समान हैं, दूसरा अवसर के मामले में भी सब समान है, सबको अवसर मिलेगा। ठीक है ना। फिर गणराज्य एक शब्द है। गणराज्य क्या होता है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, वही हो जाएगा गणराज्य। ठीक है, तो ये भी याद रखना। गणराज्य का मतलब है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई वंशानुगत नहीं होगा, है ना, कोई राजा खानदान का भी नहीं होगा। फिर एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये क्या होता है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कभी गलत मत समझना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आपका धर्म छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म को भी आपको उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि आप अपने धर्म को देते हैं। बात समझ रहे हैं? ये होता है इसका। राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप कुछ मतलब कि जैसे धार्मिक धर्म की आड़ में कुछ गलत करते हुए नजर आते हैं तो उसमें राज्य हस्तक्षेप फिर कर सकता है ना। तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक यहाँ पे नहीं है। और सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो गया। प्रभुत्व संपन्न क्या है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। भारत भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और हमने एक चीज और बताया आपको, पहले भी बताया है पॉलिटी वाली क्लास में, कि राज्य का जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न सबसे प्रमुख तत्व होता है ना। हालांकि उसके राज्य के जो प्रमुख तत्व होते हैं उसमें जनता भी, जमीन भी, उसके सरकार होती है, प्रभुता भी होती है, प्रभुसत्ता भी होती है, उसके अपने संबंध भी होते हैं। लेकिन जो प्रभुता संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इसमें भाई अपने निर्णय लेने की क्षमता जो होती है ना वो अपने अंदर होती है। खुद निर्णय लेना है, किसी दूसरे के निर्णय पे नहीं चलना है भाई। ठीक है। तो फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? अपने पास है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है इस मामले में। इस मामले में भारत संपूर्ण मतलब प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। और कोई भी शब्द जुड़ा था क्या इसमें? चलो,
बस ये रहा, इतना ही। तो कैसा होगा? संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है और संविधान संशोधन का प्रावधान किया है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल हो लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वही नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। ठीक है ना? संस्था कौन सी भाई? पीएम, सीएम। ये सब क्या है? ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये सब संस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। कोई पद नहीं है, इन्हीं की बात हो रही है। साथ ही संविधान नागरिकों को स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर भी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन एक किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ नहीं मिल पाएगा आपको भाई। यहाँ पे देखिए इन्होंने वो दे रखे हैं शब्द। रंग भेद क्या होता है, धारा क्या होती है, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है अनुच्छेद, धारा। ठीक है ना? संविधान तो पता देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई भाई। दर्शन क्या है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार होते हैं। ठीक है, दर्शन। चलो, ये आप देख सकते हैं। संप्रभु क्या है? गणतंत्र क्या? बंधुत्व क्या? धर्मनिरपेक्षता क्या है? संप्रभु क्या होता है? फैसला लेने का अधिकार लोगों का अपने पास है ना। फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है ना। यही तो है इसका मतलब। गणतंत्र का मतलब क्या है? कोई तो बोल दो। शासन का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। बंधुत्व क्या है? लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है।